तो क्या होता है जब आप एक बच्चे को उसके पूरे बचपन में आइसोलेट कर देते हो, फिर उसे सबसे ताकतवर सूप बनाते हो, उसे एहसास दिलाते हो कि वो एक लिविंग गॉड है इंसानों के बीच में, और ये स्पेशल ट्रीटमेंट और बचपन भर का नेग्लेक्ट उसे बना देता है एक मेगालोमैनियक नार्सिसिस्ट जो बस ये चाहता है कि पूरी दुनिया उसे वो वैलिडेशन दे जो कि पूरा बचपन उसे कभी नहीं मिला। तब अगर आपने ये सब कर दिया तो कांग्रेट्स, आपने बनाया है होमलैंडर, वो शख्स जो कि अपने नार्सिसिज्म में ऐसे एक्ट कमिट कर चुका है जो कि ब्रुटैलिटी से लेके साइकोपैथ होते हुए सीधा प्योर इविल तक जाते हैं। द बॉयज में होमलैंडर एक प्योर एम्बॉडीमेंट ऑफ इविल है, बिना कोई सिंगल साइन ऑफ रिडेम्पशन के। पर क्या आपने सोचा कि होमलैंडर के 10 सबसे इविल रेड्स क्या हैं आज तक के? अगर नहीं तो आज की लिस्ट में हम रैंक करेंगे होमलैंडर ने 10 सबसे इविल रेड्स जो आज तक किए हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, ब्लाइंडिंग ब्लाइंड स्पॉट। तो सीजन 2 के एपिसोड 1 में जब द 7 में नए लोगों की भर्ती शुरू हो जाती है, तब एक पॉसिबल कैंडिडेट के तौर पर एशले ब्लाइंड स्पॉट को लाती है। एशले का मकसद होता है कि द 7 में डाइवर्सिटी आनी चाहिए क्योंकि उससे वॉर्ड के मीडिया कैंपेन्स स्ट्रांग हो जाएंगे। और होमलैंडर एक परफेक्ट साइकोपैथिक स्माइल के बाद तारीफ करता हुआ ब्लाइंड स्पॉट को बुलाता है और उसके कानों पर इतनी जोर से मारता है कि उसके ईयर ड्रम्स फट जाते हैं और उसकी ब्लीडिंग रुकती ही नहीं। एंड द पॉइंट इज कि ब्लाइंड स्पॉट के बारे में हमें आगे कभी नहीं सुना, यानी कि उस वक्त ही एक्सेसिव ब्लीडिंग से ब्लाइंड स्पॉट मर गया होगा। एंड गेस व्हाट, एक बेचारे निर्दोष के साथ ऐसे करने के बाद होमलैंडर कहता है कि एशले क्या तुम्हें सच में लगा था कि मैं द 7 में किसी भी अपाहिज को ले लूंगा? ये दिखाता है कि होमलैंडर को उसका परफेक्ट इमेज, उसका ब्रांड कितना प्यारा है। वो खुद को इतना ज्यादा वैल्यू करता है कि उसकी परफेक्शन के ढोंग के आगे एक निर्दोष की जान की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो निर्दोष खुद उसका एडमायरर ही क्यों ना हो। नंबर 10, द बर्थ ऑफ अ डिक्टेटर। अब सीजन 3 के एपिसोड 8 में जब एंटी स्टारलाइट प्रोटेस्टर्स के सामने होमलैंडर अपने बेटे रैन को इंट्रोड्यूस करता है, तब उन प्रोटेस्टर्स के बीच एक बंदा होमलैंडर की तरफ एक प्लास्टिक बॉटल फेंकता है और वो बॉटल रैन के सर पर लगती है। और इस बात से होमलैंडर इतना चिढ़ जाता है कि उसने हजारों लोगों और दर्जनों कैमरा के सामने उस इंसान पर अपना आई बीम शूट कर दिया और उसका आधा सर उड़ा देता है वो। अब ये सब कुछ लाइव टीवी पर भी टेलीकास्ट हो रहा होता है और ये सब होने के बाद एक लॉन्ग मोमेंट ऑफ साइलेंस आता है और होमलैंडर एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग शायद इस भयानक एक्ट को देखकर दहशत से चीख उठेंगे, बट टू हिज सरप्राइज सब कुछ उल्टा ही होता है और सारे प्रोटेस्टर्स होमलैंडर के इस एक्ट को चीयर करने लग जाते हैं। और वो होमलैंडर के लाइफ का सबसे बड़ा वैलिडेशन था जहां उसे समझ आया कि उसकी दरिंदगी और टायरनी को सपोर्ट करने वाले लोग मौजूद हैं और वो सब अभी उसके सामने और चारों ओर है। और उसके बाद होमलैंडर की जो स्माइल होती है वो ये बताती है कि अब होमलैंडर को इस बात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि कहीं उसकी असलियत बाहर आ गई तो मीडिया बैकफायर ना कर दे, क्योंकि उसके साइकोपैथी को अब वैलिडेशन मिल चुका है और अब वो अपने हेटर्स को सीधा लिस्ट से मिटा सकता है, एकदम छोटी छोटी बातों के लिए भी। नंबर 8, पुअर टिमोथी। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा एक प्योर साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन का। तो सीजन 3 के एपिसोड 3 में जब डीप को वापस बुलाया जाता है द 7 ज्वाइन करने के लिए, तो डीप को एक वेलकम पार्टी में बुलाया जाता है। अब डीप कभी भी सी क्रिएचर या सी फूड नहीं खाता, पर होमलैंडर जानबूझकर उस पार्टी में सारे डिशेस सी फूड रखता है, जैसे क्लैम्स और ओयस्टर्स। और पार्टी शुरू करने के लिए वो डीप की आंखों के सामने एक लॉबस्टर उठाता है और उसे अपने हाथों से तोड़कर डीप के प्लेट पर रख देता है ताकि वो उसे खाए। अब डीप और उसके चारों तरफ सारे लोग उसके सामने सी फूड खा रहे होते हैं और ये मोमेंट डीप के लिए बहुत ही डिस्टर्बिंग और अनसेटलिंग था। पर उसके बाद जो होता है वो और भयानक है। होमलैंडर डीप से कहता है कि उसने कोरियन डेलिकेसी मंगवाया है उसके लिए और उसके प्लेट पर होता है डीप का ऑक्टोपस दोस्त टिमोथी। अब डीप होमलैंडर से कहता है कि टिमोथी अपने जान की भीख मांग रहा है और उसके बच्चे भी हैं, बट होमलैंडर डीप से कहता है कि टिमोथी को जल्दी खाओ। और उसके बाद ये पूरा सीन इतना अनबेरेबल और अनकंफर्टेबल बन जाता है कि क्या ही बोलें। और ये पूरा सीक्वेंस एक साइकोलॉजिकल ह्यूमिलिएशन और डोमिनेशन था जहां होमलैंडर डीप को ये दिखाता है कि यहाँ पर किसकी चलती है और वो चाहे तो सबसे जैसे चाहे वैसा काम करवा सकता है। और अगर इस बार डीप ने कोई गलती या फिर कोई नीच हरकत करी तो उसका अंजाम कितना सीवियर और अनसेटलिंग हो सकता है। नंबर 7, लॉयल्टी इज डेड। तो अगर किसी को ये लगता है कि वो होमलैंडर का सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद इंसान है और वो उससे सेफ है, तो यह सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि सीजन 3 के एपिसोड 8 में जब होमलैंडर ब्लैक नॉयर से मिलने जाता है तब होमलैंडर के मन में कुछ सवाल होते हैं। अब सीजन 3 में सोल्जर बॉय के आने की वजह से ब्लैक नॉयर वॉर्ड छोड़ के भाग चुका होता है, पर वो वापस आता है ये सोच के कि वो सोल्जर बॉय के अगेंस्ट लड़ने में होमलैंडर की मदद करेगा। बट
होमलैंडर को ये रियलाइज हो जाता है कि ब्लैक नोयर को हमेशा से ही पता था कि सोल्जर बॉय ही होमलैंडर का बायोलॉजिकल फादर है, बट वो ये बात होमलैंडर से हमेशा छिपा के रखता था। और बस इसी चिड़ की वजह से होमलैंडर ब्लैक नोयर को इतने जोर से पंच करता है कि उसके पेट को चीरते हुए उसके इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल देता है और ब्लैक नोयर अपने मास्क के अंदर से चीख रहा होता है, पर होमलैंडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आप सोचो कि होमलैंडर ने ये हालत उसकी कर दी जो कि पूरे द सेवन में होमलैंडर का सबसे खासम खास आदमी था। तो होमलैंडर की इविलनेस अपनापन भी नहीं देखती, वो बस वही करता है जो उसके इंस्टिंक्ट उससे कहते हैं, चाहे वो एक्ट कितना भी घिनौना क्यों ना हो। यही हाल उसने फायर क्रैकर का भी किया, जिसने अपने फेथ तक को धोखा दिया होमलैंडर का साथ देने के लिए। नंबर 6, द बर्थडे गिफ्ट। अब एक इंसान की जान की क्या कीमत होगी होमलैंडर के लिए? मैं बताऊं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि सीजन 3 के एपिसोड 3 में जब होमलैंडर का बर्थडे होता है तब वॉट वाले एक पब्लिसिटी स्टंट करते हैं जहां उनका मकसद ये होता है कि वो लोगों को दिखाएंगे कि किस तरह होमलैंडर एक लड़की को बिल्डिंग से कूदने से रोकेगा या बचा लेगा। और स्क्रिप्ट के हिसाब से होमलैंडर टेरेस पर पहुंचता भी है, पर उसी वक्त उसे ये खबर दी जाती है कि हॉस्पिटल में स्टॉर्मफ्रंट ने दम तोड़ दिया है। अब ये सुनने के बाद होमलैंडर अपना आपा खो देता है और उस लड़की से कहता है इस पूरी दुनिया में जो एकमात्र इंसान उसे समझ पाती थी अब वो भी नहीं रही। और फिर उस लड़की को बुली करते हुए कहता है कि ये दुनिया वैसे भी घिनौना दलदल है, तो इसमें जीकर क्या करोगी, इसलिए कूद जाओ। अब थोड़ी देर बाद वो लड़की अपना मन बदल लेती है और कहती है कि उसे अब नहीं कूदना, जिसपे होमलैंडर अपनी आई बीम्स एक्टिवेट करता हुआ उस लड़की को कूदने की धमकी देता है और वो लड़की बस डर के मारे टेरेस से नीचे कूद जाती है। और जब उस लड़की की बॉडी पेवमेंट से टकराती है तब होमलैंडर बड़े ही बोल्ड एक्सप्रेशन से देखता है। ये है होमलैंडर का निहिलिज्म एट इट्स फाइनेस्ट। और ये निहिलिज्म इतना नेगेटिव है क्योंकि होमलैंडर के लिए ये दुनिया और यहाँ के लोगों की कोई कीमत नहीं है, चाहे वो जिए या मरे, वो कभी इससे एंटरटेन भी नहीं होगा। नंबर 5, द मॉमी फिगर। अब अगर बात करें कि क्या कोई होमलैंडर की माशुका और उसकी ऑब्सेशन बनने के बाद क्या उससे बच सकता है, तो ऐसा भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि सीजन 1 के फिनाले में जब होमलैंडर को पता चलता है कि मैडलिन स्टिलवेल आज तक होमलैंडर से रायन की सच्चाई छिपाते आई है, तब होमलैंडर सीधा मैडलिन के घर जाता है। बिली पहले ही मैडलिन को C4 एक्सप्लोजिव से बांध रखा होता है। कन्फ्रंटेशन में होमलैंडर मैडलिन से पूछता है कि उसने आज तक उससे झूठ क्यों कहा, जिसपे मैडलिन कहती है क्योंकि उसे होमलैंडर से डर लगता है, हमेशा से ही लगता आया है। और ये सुनने के बाद होमलैंडर अपने आई बीम सीधा मैडलिन की आंखों के थ्रू मारता है और ये इतना स्लो मर्डर था जैसे कि होमलैंडर चाहता हो कि मैडलिन उस आई बीम के पेन को फील कर सके। अब अगर आपको याद ना हो तो होमलैंडर और मैडलिन के बीच बड़ा ही अजीब सा मदर एंड लवर टाइप बॉन्ड था, जहां होमलैंडर मैडलिन से ऑब्सेस्ड था, बट कोई रिश्ता नाता कोई डायनेमिक ऐसा नहीं है जहां होमलैंडर की दरिंदगी ना चली हो। नंबर 4, द असॉल्ट। अब एक नार्सिसिस्ट की पहचान क्या होती है? उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करता है, और अगर सब कुछ उनके लिए नहीं है तो फिर किसके लिए है? तो कुछ ऐसा ही होमलैंडर भी है। तो सीजन 1 एपिसोड 7 में फ्लैशबैक्स के ही जरिए हमें बताया जाता है कि बेका बुचर्स ने वॉट ज्वाइन किया था एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, और एक पार्टी के दौरान होमलैंडर पहली बार बेका से मिलता है और इसी वक्त उसकी बुरी नजर उस पर पड़ जाती है। और फिर उसी एपिसोड में हमें पता चलता है कि होमलैंडर ने बेका के साथ जोर जबरदस्ती करी थी। तो ये एक प्राइम एग्जाम्पल है होमलैंडर के नार्सिसिज्म का, कि वो ये मानता है कि सारी बेहतरीन चीजें उसी की हैं, चाहे वो नाम हो, शोहरत हो या फिर किसी की औरत हो। और उसने बिली बुचर की जिंदगी बर्बाद कर दी क्योंकि उसने उससे वो छीन लिया जिसे बिली सबसे ज्यादा चाहता था। और सोचो ऐसा होमलैंडर ने क्यों किया? नो इफ नो बट्स, ही डिड इट बिकॉज ही कैन। नंबर 3, द ग्लोबल अर्सनिस्ट। अब सीजन 1 में ये डिबेट चल रहा होता है कि क्या सूप्स को देश के डिफेंस में एंटर करना चाहिए या नहीं, और इस डिबेट को जीतने के लिए होमलैंडर दुनिया भर में टेरर ग्रुप्स को कंपाउंड सप्लाई करवा देता है ताकि सुपर पावर टेररिस्ट बन सके। होमलैंडर बस अपने ईगो को सही प्रूव करने के लिए वो दुनिया भर के सोल्जर्स और सिविलियंस की जान खतरे में डाल देता है, पूरी दुनिया को एक आग में झोंक देता है, बस ये दिखाने के लिए कि वो इस आग को बुझाने वाला एक्सटिंग्विशर है, और दुनिया भर की गवर्नमेंट एग्री कर जाए सूप्स को डिफेंस में घुसने देने के लिए। और ये एक प्राइमरी एग्जांपल है कि होमलैंडर एक स्ट्रेटेजिक इविल भी था। वो पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स में आग लगा देता है, जो कि दिखाता है कि वो सिर्फ इंस्टिंक्ट पर इविल एक्ट करने वाला इंसान नहीं बल्कि एक एक्चुअली मास्टरमाइंड भी बन सकता है। नंबर 2, वॉट लैब मैसेकर। अब सीजन 4 के एपिसोड 4 में होमलैंडर वहां जाता है जहां उसका पूरा बचपन बीता था, वो एक्सपेरिमेंट फैसिलिटी जहां होमलैंडर को बनाया और तैयार किया गया था। और इस बार होमलैंडर वहां जाता है अपने बचपन का बदला लेने के लिए, और सबसे पहले वो एक एम्प्लॉय को बुलाता है और बताता है कि वो किस तरह उसे अपना दोस्त मानता था। पर जब होमलैंडर को एक फर्नेस चेंबर में डालकर जलाया जाता था तब उसने देखा कि उस इंजीनियर को कोई फर्क नहीं पड़ता था, और इस वजह से इस बार होमलैंडर उसे उस चेंबर में जाने को कहता है और सबके सामने वो उसे जिंदा जला देता है। फिर वहां के हेड इंजीनियर को होमलैंडर सबके सामने आई बीम से शूट कर देता है और गहरे वुंड और ब्लड लॉस से उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर वहां
बारबरा आती है, एक हेड साइंटिस्ट जो बचपन में होमलैंडर के लिए एक मदर फिगर की तरह थी। और जब उसकी बातें होमलैंडर को पसंद नहीं आती तब उसे सजा देने के लिए होमलैंडर उसे मारता तो नहीं है, पर उसी कमरे में उसके सारे कलीग्स की बॉडी के टुकड़े टुकड़े करके भर देता है और बारबरा को उसी कमरे में छोड़ देता है ताकि बारबरा उस ट्रॉमा को देख पाए जो उसने खुद पूरी जिंदगी तैयार किया। अब इसे आप होमलैंडर का एक फुल सर्कल इवेंट कह सकते हो, जहां होमलैंडर उन सबको सबक सिखाने गया जिन्होंने उसका बचपन बर्बाद किया था। पर एक तरह से होमलैंडर जो खुद एक विक्टिम था, वो खुद सबसे बड़ा विक्टिमाइजर भी बनकर बाहर निकला। नंबर 1, फ्लाइट 37। तो अब बारी है उसकी, जहां हमने देखा था कि सैकड़ों बेगुनाह कमजोर इंसानों की मदद की भीख भी होमलैंडर के कानों में नहीं रेंगती। सीजन 1 का एपिसोड 4, जहां फ्लाइट 37 को कुछ लोग हाईजैक कर लेते हैं और वहां पर आते हैं क्वीन मेव और होमलैंडर। सारे हाईजैकर्स को ठिकाने लगाने के बाद मेव और होमलैंडर कॉकपिट में जाते हैं और आखिरी हाईजैकर को मारने के चक्कर में प्लेन का सेंट्रल कंट्रोल पैनल जल जाता है। अब प्लेन क्रैश करने लगती है, जिस पर तुरंत ही लोग समझ जाते हैं कि होमलैंडर उन्हें यहाँ छोड़कर जा रहा है। मेव उसे मनाने का बहुत ट्राई करती है पर वो नहीं मानता। जब मेव 2 लड़कियों को लेकर आती है ये सोचते हुए कि वो इन 2 बच्चों को जरूर बचाएगी, तो इस पे होमलैंडर कहता है कि वो कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता कि उसने फ्लाइट 37 के सारे लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। और जब लोग विरोध करते हैं वो अपनी आई बीम रेडी करता हुआ सबको धमका देता है कि अगर लोग चुप नहीं हुए तो वो सबको यहीं मार डालेगा। और फिर वो प्लेन से निकल जाता है और पूरे 123 लोगों को क्रैश होता हुआ वो आसमान से देख रहा होता है। तो दोस्तों, ये थे होमलैंडर के 10 सबसे घिनौने काम। अभी आप मुझे बताओ कि इस हिसाब से अभी सीजन 5 में होमलैंडर किस तरह का अंत डिजर्व करता है। आइए इसके बारे में कमेंट सेक्शन में डिटेल में डिस्कशन करते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ऐसी ही और वीडियोस आती रहेंगी द बॉयज के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, दिस इज विश्वजीत एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।